हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो आज के दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है वो क्वाड चल रहा है। क्वाड जो चाइना को रोकने के लिए बनाया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि क्वाड जो है एक सक्षम, एक कैपेबल ग्रुप है जो कि चाइना को बहुत बुरी तरीके से बहुत कैपेबली कंटेन कर पाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये कि चारों देश मिलकर जो हैं वो चाइना को काउंटर करेंगे और उसका आउटकम जो भी आएगा उसके अंदर चारों देशों की अपनी भागीदारी होगी। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि असलियत में क्वाड की एक बहुत ज़्यादा बड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से अगर इस कमजोरी को दूर नहीं किया तो उसकी वजह से क्वाड चाइना के सामने बुरी तरीके से चित होता हुआ नजर आ जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी सिचुएशन ये होगी कि भारत यहां पर बुरी तरीके से पिछड़ा हुआ नजर आएगा और बहुत ज़्यादा भारत के लिए हानिकारक होगा। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करके हमारे पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम लोग आपसे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है ना, यूट्यूब भी हमारे वीडियोज़ और फेसबुक भी हमारे वीडियोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट कर देता है, हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। कम टू द पॉइंट इज क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 देश, अगर आप इन 4 देशों की बात कर रहे हैं तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये कि ये 4 देशों में एक अमेरिका, दूसरा इंडिया, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। अब ऐसी सिचुएशन में 4 बड़े देश अगर आप देखेंगे तो आज तक देखा जाए तो सबसे नंबर 1 इकोनॉमी ये, सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर ये, नंबर 2 और 3 इकोनॉमी के अंदर ये जापान, और मिलिट्री पावर इनकी कुछ खास नहीं। यहाँ इंडिया इज अ मिलिट्री पावर, तीसरी सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस और सब चीजें, और उसके साथ साथ एक इकोनॉमी में टॉप 10 इकोनॉमी के अंदर इंडिया का नाम आ रहा है, चौथे 5वें नंबर पर आ चुका है। और पीपीपी मॉडल के अनुसार देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन हाँ, टॉप 10 में इनका नाम दोनों में से कहीं पर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस असलियत में ये है कि यहां अगर आप देखें तो ये पूरा इलाका चाइना का है और चाइना इस पूरे रीजन के साथ साथ अगर आप जो रेड कलर में कंट्रीज देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया है और श्रीलंका है, यहां पर इंडिया अपनी पावर यहां पर चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। अब क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये इस पूरे साउथ चाइना सी के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब यहां पर चाइना अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है लगातार और अपने दोस्तों को मजबूत कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर कुछ देश ऐसे हैं जो चाइना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यहां अगर इनमें विरोध में देखेंगे तो एक तो इंडिया, नो डाउट, लेह लद्दाख के ऊपर तो हमने उनको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बस मारा पीटा, और आजकल जो वीडियो आई उसके अंदर बड़ा प्राउड फील हुआ कि हमारी सेना का शौर्य देखकर कि मणिपुर के से लेकर गुजरात तक के सभी मतलब धावा बोल के बैठे हुए थे चाइना के ऊपर। यही काम वियतनाम भी कर रहा है और यही काम जापान भी कर रहा है, यही काम साउथ कोरिया कर रहा है और यही काम ताइवान कर रहा है। असलियत में ये पोजीशंस, ये पावर्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली चाइना से या तो लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं या फिर कोस्टल जो टेरिटरीज हैं वो शेयर कर रही हैं और चाइना के को काउंटर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम यह है कि यहां एक इंडिया को अगर मिलिटरीली छोड़ दिया जाए और वियतनाम की भी मिलिट्री काफी स्ट्रांग है, उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी ताकत इतनी ज्यादा, भले ही कोई मिलिट्री पावर है, कोई इकोनॉमिक पावर है। अगर आप जापान को देखेंगे तो जापान एक इकोनॉमिक पावर है, ताइवान को देखेंगे तो ताइवान भी एक इकोनॉमिक पावर है। इंडिया मिलिट्री पावर तो है लेकिन इकोनॉमिक इतना बड़ा प्रोडक्शन हब नहीं है जो चाइना को इकोनॉमिकली काउंटर कर पाए। यहां पर अगर हम एक चीज जो गायब कर रहे हैं वो है अमेरिका। अमेरिका जो है वो आज के दिन इंडिया की, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कोई शक की बात नहीं है, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है कि अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर। आज के दिन जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके अनुसार अमेरिका जो है एक पतनशील देश है, डिक्लाइनिंग पावर है। और क्योंकि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के डिक्लाइनिंग पावर होने की वजह से
वजह से, अमेरिका के डिक्लाइन या कमज़ोर पड़ने की वजह से एक सिचुएशन यहाँ पर ये आ जाती है कि चाइना जो है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और ताकत बढ़ाएगा तो पूरे साउथ चाइना सी से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इसे रोकना हर हालत में ज़रूरी है, और यही रीज़न है कि यहाँ एक जो 4 सबसे पावरफुल देश इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और इनका नाम है क्वाड। इसके अंदर अमेरिका, इसके अंदर इंडिया, इसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जापान, ये 4 देश मिलकर इस चाइना को जैसे के ड्रैगन को घेरने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको इसे मैप में अगर देखने को मिले, समझ में आएगा कि असलियत में मामला क्या है। मामला ये है कि अमेरिका ने, चाइना ने असलियत में पाकिस्तान को तो इस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है कि कुछ कहने की हद नहीं। श्रीलंका से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, नेपाल से लेकर एक इस तरीके का ट्राइंगल बना दिया है जिसमें इंडिया को घेर के खड़ा हो चुका है। अगर हम नेपाल को मान भी लेते हैं कि हाँ, नेपाल के साथ इतनी कोई खास दुश्मनी नहीं है, या नेपाल हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो भी अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका को अगर इसमें मिला लिया जाता है तो एक ट्राइंगल है जो भारत को घेर कर खड़ा हुआ है। ऐसी ही सिचुएशन में जापान को मिलिटरीली रोकना और साउथ कोरिया को मिलिटरीली रोकना, और ताइवान को, तो ऐसे में चाइना लगातार ताइवान के एरोस्पेस के अंदर एंट्री करता जा रहा है। इसी तरीके से जापान के सी कोस्टल रीजन्स के ऊपर सेनकाकू आइलैंड्स वाला जो मामला है, इसके अंदर जापान को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। साउथ कोरिया के साथ भी ईस्ट चाइना सी को लेकर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी ऑस्ट्रेलिया के साथ कि चाइना ऑस्ट्रेलिया को अपनी ट्यून्स पर नचाना चाहता है, और ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट ऑफ 5 आइज। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 आइज, 5 अंग्रेजी बोलने वाले देशों का एक हिस्सा है, जो अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका से मिलकर बना है। अब ये 5 आइज याद कर लेना। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। इधर जापान, नो डाउट उसकी जो पूरी रक्षा की जिम्मेदारी है वो अमेरिका ने ले रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका यहां पर मौजूद रहेगा, और यहां पर इंडिया। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का एक और अलाई नेशन है ताइवान, और इसी तरीके से अमेरिका का एक और अलाई नेशन है साउथ कोरिया। यहां असलियत में अब ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर, इंडिया जो है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ऐसी पावर बनाए जो चाइना को उसके ही इलाके में घेर ले, और चाइना जो है वो आगे बढ़ने की ना सोचे। और यही कारण है कि यहां पर क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। अमेरिका का मतलब यहां ताइवान भी जुड़ गया, साउथ कोरिया भी जुड़ गया, फिलीपींस भी जुड़ गया। अमेरिका का मतलब यहां ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस से लेकर सिंगापुर तक सारे के सारे जुड़ गए, और यहां वियतनाम भी कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहां तक ये सब चीज़ें ठीक हैं कि अगर आप इनकी टोटल मिलिट्री को मिला दें तो चाइना से ज़्यादा बैठती है। टोटल डिफेंस बजट देख लें तो चाइना से कई गुना ज़्यादा बैठता है। टोटल एयरफोर्स देख लें तो चाइना से कहीं गुना ज़्यादा बैठती है, और बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर चाइना से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब ताकतवर तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन असलियत में ये जो बॉन्ड बना है, ये जो एग्रीमेंट बना है, ये जो कोऑर्डिनेशन बना है, ये अगले कितने सालों तक चलेगा ये मायने रखता है। ये कोऑर्डिनेशन, ये बॉन्ड जो है, ये अगले कितने साल तक चलेगा, कितने साल तक कंटिन्यू होगा, ये ज़्यादा मायने रखता है। और ऐसी सिचुएशन में कभी भी समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इकोनॉमिक बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप लोग देखते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है 2 देशों के बीच में, वो इकोनॉमिक बॉन्डिंग होती है। अगर 2 देश इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि ये लोग जल्दी से आपस में लड़ेंगे नहीं, और अगर दूसरे देश के ऊपर हमला होगा तो ये उसकी पूरी ताकत से मदद करेंगे। जैसे कि फ्रांस के मामले में इंडिया है कि इंडिया के फ्रांस जो है वो आए दिन मदद करने को तैयार रहता है। उसके पीछे रीज़न ये कि इंडिया और फ्रांस के जो डिफेंस डील्स हैं वो अल्टीमेट लेवल पर हैं, और दोनों पूरी ताकत के साथ
एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। यही काम इजराइल के साथ भी है कि इजराइल के अंदर के साथ भी इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं डिफेंस डील के नाम पर। यही काम रशिया के साथ भी है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस डिफेंस डील के नाम पर बहुत मजबूत हैं, और यही कारण है रशिया इंडिया का कभी खुलकर विरोध नहीं करता। इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम हैं जिसके अंदर माने या ना माने, लेकिन इकोनॉमिक बॉन्डिंग या इकोनॉमिक रिलेशंस या फिर इकोनॉमिक कपलिंग ऑफ द इकोनॉमी, ये कपलिंग ऑफ इकोनॉमिक कपलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कपलिंग जो है वो सबसे, दो इकोनॉमीज की कपलिंग यानी दो इकोनॉमीज का आपस में मैच कर जाना सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन यहां प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? असलियत में यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, अगर आप जापान को देखें, अगर आप इंडिया को देखें, अगर आप अमेरिका को देखें, अब यहां पर आप अमेरिका को देखें, यहां पर आप फिलीपींस को देखें, यहां पर आप वियतनाम को देखें, साउथ कोरिया को देखें, यहां तक कि ताइवान को देखें, असलियत में प्रॉब्लम यही है कि असलियत में चाइना इंडिया का सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। चाइना वियतनाम का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और इन्वेस्टर सबसे बड़ा है। इसी तरीके से फिलीपींस का भी मामला है, ताइवान का भी ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़े में से एक यही है चाइना। साउथ कोरिया के साथ भी चाइना ट्रेडिंग पार्टनर है। जापान का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, और जापान चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर है। इसी तरीके से अमेरिका को देखेंगे तो चाइना के अमेरिका के साथ ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, और सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्वेस्ट करने वाला चाइना में अमेरिका है, और चाइना से सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज जो है वो अमेरिकन है। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस या सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला देश अगर कोई है तो वो चाइना है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ऑल इकोनॉमीज आर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमीज आर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इकोनॉमी। जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब क्योंकि ये सारी की सारी चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर के दम पर इनके भले ही रिलेशंस को इंपैक्ट ना कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये भी है, प्रॉब्लम यहां ये और बहुत खतरनाक प्रॉब्लम इस मामले में है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अमेरिका फिर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंडिया वियतनाम, इंडिया फिलीपींस, इंडिया ताइवान, इंडिया साउथ कोरिया और इंडिया जापान, इकोनॉमिक रिलेशंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने इकोनॉमिक रिलेशंस चाइना के साथ है। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया नहीं, अमेरिका के भी जापान, साउथ कोरिया वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर जापान के वियतनाम, फिलीपींस, लाओस वगैरह से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं हैं जितने कि होने चाहिए, या अमेरिका के कंपैरिजन में उनको देखा जाए तो वो मजबूत हो। तो इसलिए अगर आप मोटे तौर पर देखें तो इन लोगों के बीच में इकोनॉमिक बॉन्डिंग ना हो पाने की वजह से असलियत में इनकी आपस में इकोनॉमिक बॉन्डिंग नहीं है, यानी आर्थिक तौर पर ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों देश आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों देश आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसी वजह, ये सभी देश आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट को छोड़कर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि भले ही चीन सबसे बड़ा खतरा हो, लेकिन बाकी इनका आपस में अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है तो वो बॉन्ड कमज़ोर रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब नेचर ऑफ थ्रेट फ्रॉम चाइना जो है वो दोनों के साथ अलग अलग है। नेचर ऑफ थ्रेट जो है वो दोनों के साथ अलग अलग है। कैसे कि अगर आप चाइना के साथ देखेंगे तो इंडिया के साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन दुनिया के बाकी किसी भी देश के साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। अब यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट का बिहेवियर अलग है, लेकिन साउथ कोरिया और जापान और ताइवान और फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ बिहेवियर अलग है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी क्योंकि इंटरेस्ट, भले ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का वो लेवल नहीं है या नेचर जो है वो सेम नहीं है। और क्योंकि नेचर सेम नहीं है, इसका जो स्वभाव है, इसका जो व्यवहार है वो सेम नहीं है, इसीलिए
क्योंकि नेचर सेम नहीं है, इसीलिए ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर चाइना इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके इन देशों के बीच में फूट डलवाए और पॉसिबली इन सभी देशों के बीच का जो बॉन्ड है वो कमज़ोर पड़ जाए या हल्का पड़ जाए, और ऐसे में चाइना इंडिया से लेकर किसी भी दूसरे देश के साथ पंगेबाजी कर सकता है या अपने रिलेशंस को अपने फ़ायदा उठा सकता है उसकी टेरिटरी पे कब्जा करके हथिया के। जैसे कि अगर आप देखेंगे चाइना ने भारत के साथ डिसएंगेजमेंट कर दिया, और शायद कहीं ऐसा ना हो जाए, जहाँ तक मेरा मानना है कि चाइना को एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप सभी देशों के साथ इकट्ठा लड़ेंगे तो सभी देश आपके से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मे बी पॉसिबल चाइना अब इंडिया के फ्रंट के ऊपर डिसएंगेजमेंट कर रहा है, और पॉसिबली कहीं ना कहीं सबसे पहले वो ताइवान को निपटाने की कोशिश करेगा, फिर साउथ कोरिया और जापान से निपटेगा, या फिर वो वियतनाम से, या फिर फिलीपींस से, यानी वन एनिमी एट अ टाइम की पॉलिसी अपनाएगा। और जैसे ही वन एनिमी एट अ टाइम की पॉलिसी अपनाएगा, यानी एक समय पर एक ही दुश्मन को बनाने की पॉलिसी अपनाएगा, वहीं से कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी साफ हो जाएगी और ब्रिटिशर्स जो बाकी देश हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो सोच समझ के ही तो इंटरफियर करेंगे ना, क्योंकि बॉन्डिंग एक दूसरे की नहीं है, आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यही कारण है कि अगर इनके जो आपस में बॉन्ड मजबूत है तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके बॉन्ड मजबूत हैं इसलिए इनका डायरेक्ट असर कहीं ना कहीं, बॉन्ड कमज़ोर हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और आने वाले समय में ये चारों के चारों देश अलग थलग पड़ के अलग अलग तरीके से लड़ें और हार जाएं। तो ये एक कंसर्न है क्वाड का, और ये क्वाड की सबसे बड़ी कमजोरी है आर्थिक तौर पर जुड़े हुए ना होना, इनकी इकोनॉमी का नेचर अलग होना, बिहेवियर अलग होना, और इनकी थ्रेट्स का बिहेवियर अलग होना। यही कारण है कि कभी भी अगर इनको अपना कॉमन थ्रेट नज़र नहीं आया और ये आउट ऑफ द सिनारियो रहे तो आगे आने वाला समय इनमें से किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि चीन सबसे अलग अलग निपटने की नीति अपनाएगा और दूसरे देश अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में चीन इन सबको अकेले ही दबाने की पूरी कोशिश करेगा। और ये पॉलिसी चाइना शुरू से अपना रहा है। चाइना असलियत में दूसरे देश की इकोनॉमी को अपने देश की इकोनॉमी से जोड़ रहा है, और क्योंकि एक देश की इकोनॉमी दूसरे एक देश की इकोनॉमी से जुड़ रही है और डिपेंडेंट हो रही है, तो वहाँ पर चाइना के जो देश हैं, चाहे वो भले ही छोटे हैं, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका हैं, भले ही ये छोटे देश हैं, लेकिन इन्हें चाइना का साथ देना पड़ेगा। वहीं इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं, मे बी पॉसिबल ये साथ एक दूसरे का ना दे, क्योंकि ये इकोनॉमिकली आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन अगर यहाँ पर समझदार सरकारें बैठी और समझदार सरकारें अगर हुई तो एक दूसरे को बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को मजबूत किए रखने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं और कहीं भी चाइना के ऊपर इस तरीके से दबाव बना सकते हैं। बाकी जैसे भी आने वाले समय में जो भी सिचुएशंस आएंगी उसके ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कशन करता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।